हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। एक्सप्लेन पेज में इंडियन एक्सप्रेस का एक इम्पॉर्टेंट पेज होता है अपनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, उन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आज अपन एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट रीडिफाइनिंग एसेंशियल आइटम्स। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये एसेंशियल आइटम्स की बात। अभी जो कंटेक्स्ट में आ रही है, न्यूज़ में आती रहती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि राज्यसभा ने एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल अमेंडमेंट बिल पारित किया है 2020 का, जो कि डीरेगुलेट करेगा। डीरेगुलेट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, कुछ एसेंशियल कुछ स्पेसिफिक सर्टेन कमोडिटीज़ को उनको फ्री करने का। वो कमोडिटीज़ कैसे हैं? जैसे कि सीरियल्स हो सकते हैं पल्सेज हैं, ऑयल सीड हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, खाने वाला तेल, प्याज हो गए, आलू हो गए, इनको क्या डीरेगुलेट करने का था। तो इस बिल को लोकसभा ऑलरेडी पारित कर चुकी है। तो कहने का मतलब अब जैसे ही प्रेसिडेंट का इसको एसेंट मिल जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो ये एक्ट फाइनल एक्ट में कंसीडर कन्वर्ट हो जाएगा। इस बिल ने 5 जून को जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया है। और इससे क्या हो जाएगा, अब ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर में जो था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो जाएगा या फिर उसको लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, इस बिल के साथ में 2 और बिल्स भी पारित हुए हैं, जिसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को मंडियों के बाहर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने के लिए उनको अलाउ करने का बिल था। तो ऐसे करके टोटल 3 बिल्स हैं वो पारित हुए हैं। अपन देख सकते हैं अभी रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में। अब ये देख लेते हैं कि बिल किस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बिल को बताया जा रहा है ये 4 पेजेस का बिल है, जिसमें अमेंडमेंट लाया गया है किस एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955। इसमें एक सेक्शन है 3, उसी में एक और सब सेक्शन ऐड किया गया है 1A। अब ये अमेंडमेंट के बाद में क्या होगा, कुछ सर्टेन फूड स्टफ जो हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस जो ऑलरेडी अपन देख सके हैं, आलू, प्याज, इन पे अब क्या है, रेगुलेशन केवल और केवल अवॉइडेबल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ही किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि चलते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करके उनकी जो स्टॉकिंग है या फिर उनको होल्ड करने की, या फिर कोई फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है कोई भी फर्म, तो एक्सपोर्ट करने के लिए अपने पास में स्टॉक तो रखेगा ही। तो ऐसा नहीं कि उनको चलते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रूल निकाल दे या फिर नोटिफिकेशन निकाल दे और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही ये कंट्रोल एग्जीक्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कौन सी होगी, जैसे कि कोई फैमीन हो गया, वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, या फिर अचानक से प्राइस राइज हो गया 100% तक का प्राइस राइज, मतलब जो पिछले 12 महीने या फिर पिछले 5 सालों में एवरेज प्राइस एक रिटेल प्राइस रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस में उसकी प्राइस जस्ट डबल हो गई हो, तो उस केस में ये जो होता है ना एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाएगा। बट वो तब होगा कब, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो, अचानक से प्राइस बढ़ जाए, वॉर लड़ाई हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है, फैमीन पड़े, मतलब लोगों के पास में खाना प्रॉपर टाइम पे सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, या फिर कोई सीवियर नेचर की नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो कि जैसे बाढ़ आ गई हो, बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया हो, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में डिस्रप्शन आ गए हों। तो ऐसी परिस्थितियों में ही अब रेगुलेशन किया जाएगा इनकी प्राइसेस को या फिर इनकी होर्डिंग को या स्टॉकिंग को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन देखें अमेंडमेंट जो है ना, ये कहीं ना कहीं सेक्शन 3(1) के अंडर में जो ये पूरी कमोडिटीज़ थी उनको बाहर निकालती है कि अब जो प्रोडक्शन पे कंट्रोल या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कंट्रोल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है। कहने का मतलब एक मार्केट को फ्री हैंड प्रोवाइड किया गया है कि भाई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस बनेगी ना, तो उस कंडीशन में ही हम इंटरवीन करेंगे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से काम करते रहो। इससे पहले अगर अपन देखें तो ये जो सेक्शन है ना 3(1) कमोडिटीज़ एक्ट का, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो सेक्शन 3(1) है ना, वो कहीं ना कहीं लगाया गया था, तो उस टाइम पे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया गया था कि किस वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर दी जा रही है कि वो कुछ कमोडिटीज़ की प्राइस को रेगुलेट कर सके या उनकी स्टॉकिंग को रेगुलेट कर सके। पर ये अमेंडमेंट जो है ना, वो क्लियरली एक चीज़ बताता है कि भाई जो भी ये ऑर्डर होंगे ना, कौन से ऑर्डर, कि
कौन सी कमोडिटी के प्राइस को या होर्डिंग को या फिर स्टॉकिंग को रेगुलेट किया जाएगा। उन ऑर्डर्स में एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि स्टॉक लिमिट को जो है ना वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। स्टॉक लिमिट का मतलब, मान लो कोई फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाली इंडस्ट्री है, अब उनकी जो इंडस्ट्री है तो उनको मान लो एक टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री है या फिर कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल लेज चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर उनको वहाँ पर अपनी खुद की प्रोसेसिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल 1000 टन का उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है एक महीने की, तो अगर वो 1000 टन तक का माल अपने पास में आलूओं का रख लेते हैं तो उस केस में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उतनी है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें, मान लो कोई एक्सपोर्टर है जो कि इंडिया से इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी अपने यहाँ पर जितनी उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना कि हाँ वो 1000, 2000, 5000 टन तक का आलू या फिर प्याज या फिर कोई भी पल्सेस का स्टॉक रख सकता है जिससे कि वो एक्सपोर्ट कर सके बिना कोई हिंड्रेंस के, बिना कोई परेशानी के। तो अमेंडमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो प्रोसेसर्स हैं आप उसमें काम करते हो या फिर आप एक्सपोर्ट करते हो या फिर कोई भी तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हो और आपके पास में कैपेसिटी है, तो अगर आप उस कैपेसिटी को ब्रीच नहीं कर रहे हो ना, तब तक तो आप अपनी स्टॉकिंग को रख सकते हो। बट अगर उस सीलिंग को या फिर वो जो कैप गवर्नमेंट ने लगाई है या फिर जो कैप आपने खुद ने डिसाइड कर रखी है कि हमारे पास में इतनी कैपेसिटी है इस सामान को या फिर इस रॉ मटेरियल को स्टोर करने की, उससे अगर बाहर जाएगा तो फिर बाद में सेक्शन 3(1) आएगा। समझ गए? ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज होती क्या है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? देखो, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 में। सेक्शन 2A जो है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब ये होता है कि ऐसी कमोडिटी जिनको इस एक्ट के शेड्यूल में लिस्ट किया गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ये बता दिया कि इस एक्ट की एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जो भी कमोडिटीज को एंट्री मिल गई उन कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटी बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी कि वो किसी भी कमोडिटी को ऐड कर सकती है एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में और किसी को भी रिमूव कर सकती है उस पर्टिकुलर शेड्यूल में से जिसके अंडर में जाते ही कमोडिटी एसेंशियल हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से डिस्क्रिशनरी एक्ट कर सकती थी इसमें, क्या ध्यान में रखते हुए कि कौन सा एक्ट करना या मतलब स्टॉकिंग को रोकना या स्टॉकिंग को लिबरल करना, वो पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करे और फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दे कि भाई ये जो कमोडिटी है अब से एसेंशियल कमोडिटी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये अब अगर अपने से पूछा जाए ना कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। तो इस शेड्यूल में अभी जो कमोडिटीज हैं वो हैं ड्रग्स, दूसरा फर्टिलाइजर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो या मिक्स्ड हो, फूड स्टफ्स जैसे कि एडिबल ऑयल भी आ गया, हैंक यार्न जो कि बनी हुई हो कॉटन से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम खुद ये भी आती हैं इसमें, जूट चाहे वो रॉ में हो या फिर टेक्सटाइल फॉर्म में हो वो भी आता है एसेंशियल कमोडिटी के अंडर में। ऐसे ही जो फूड क्रॉप्स होते हैं उनके बीज और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके बीज हो गए, या कैटल फॉडर हैं उनके बीज आ गए, या जूट का बीज हो गया या कॉटन का बीज हो गया, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में आते हैं। तो ये लिस्ट आप याद ही रखना, प्रीलिम्स में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर में कौन कौन सी कमोडिटीज़ को एसेंशियल कंसीडर किया हुआ है उसके शेड्यूल में। तो ये नाम आप याद रख लेना, एक बार सोच समझ के या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको आप, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। बाकी गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, या गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करके फिर नोटिफाई करती है कि भाई अब से ये लिस्ट है अपडेटेड। ओके, तो इस तरीके से किसी भी कमोडिटी को अगर एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकती है
उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। और साथ में ये भी कि भाई किसी भी कमोडिटी को अगर एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसकी स्टॉक लिमिट कितनी हो जाएगी। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में बहुत सारी पावर्स थी। तो पॉइंट ये आता है कि कैसी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे स्टॉक लिमिट को इंपोज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पर आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर किया जाता है कि जब 1955 में ये एक्ट आया था तो उस टाइम पे कोई भी क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था कि किस टाइम पे ये बोल दिया जाएगा कि भाई अब आप इस लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अमेंडमेंट जो किया गया है उसमें बिल्कुल क्लियर एक टर्म बताई गई है, प्राइस ट्रिगर। अगर प्राइस ट्रिगर आ जाता है तो तब जाकर के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर में स्टॉक्स को लिमिट कर दिया जाएगा कि भाई आप ज़्यादा अपने यहाँ पर जो कमोडिटी है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट है प्राइस ट्रिगर, ये क्या है ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। और वो भी कब ट्रिगर का प्राइस ट्रिगर भी हो तो उसके पीछे भी अपन सर्कमस्टांस को देखेंगे, क्या वो युद्ध की वजह से हैं या फिर फैमिन की भुखमरी की वजह से हैं या फिर अचानक से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज देखा गया है किसी वजह से, या कोई सीवियर टाइप नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, डिजास्टर हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं कहीं सुनामी आ गई हो। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर जाकर के ये प्राइस ट्रिगर कंसिडर किया जाएगा और फिर ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बेसिस पे अमेंडमेंट के बाद में स्टॉक लिमिट इंपोज की जाएगी। तो वो ट्रिगर अपन देख लेते हैं, वो ट्रिगर है क्या। देखो इसमें क्या होता है कि अगर पिछले 12 महीने, जैसे मान लो आज के टाइम पे आलू के भाव हैं वो चल रहे हैं 35 रुपए किलो, ठीक है। अगर कुछ टाइम के अंदर अंदर ही अपन देखें, ये 35 रुपए किलो मैक्सिमम है पिछले 12 महीनों की, अभी तक की आप देखोगे ना रिटेल में जाके आलू परचेज अगर आप करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देखोगे ये 70 रुपए हो गई आने वाले एक महीने के अंदर। तो पिछले 12 महीनों में हाईएस्ट प्राइस थी 35 रुपए किलो जो कि बढ़ के 70 रुपए किलो हो गई। तो ये ट्रिगर हुआ कि नहीं, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, पिछले 5 सालों की एवरेज प्राइस देखी जाए आलू की रिटेल में तो उसके कंपैरिजन में अगर 100% इंक्रीमेंट होता है, मतलब जस्ट डबल हो जाती है प्राइस, तो इन दोनों केसेस में से जो भी हो जाएगा वो भी क्या, इन दोनों केसेस को कंपेयर किया जाए तो मिनिमम जो होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे फिर से रिपीट कर देता हूं कि पिछले 12 महीनों में 35 रुपए सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस गई है आलू की, तो 70 रुपए हो गई 12 महीनों के हिसाब से। जबकि अपन पिछले 5 सालों की आलू की प्राइस की रेंज देखें और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरेज प्राइस निकल के आ रही है पिछले 5 सालों के अंदर 30 रुपए। ओके, तो यहां पर अगर 60 रुपए भी प्राइस हो जाती है ना तो भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर में स्टॉक लिमिट को इंपोज कर दिया जाएगा। यहां पर समझना आप कोशिश करो कि 35 रुपए की जगह आज करंट प्राइस 35 रुपए है जो पिछले 12 महीनों में मैक्सिमम है। ये 12 मंथ की बात कर रहा हूं मैं ना, दो यहां पे कंडीशन है 12 महीनों की और पिछले 5 सालों की। तो 12 महीनों वाली बात कर लेते हैं अपन कि पिछले 12 महीनों में 35 रुपए में मैक्सिमम आलू बिका है, ठीक है। तो 70 रुपए हो जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पिछले 5 सालों में आलू के जो भाव रहे उनका एवरेज निकाला तो पता पड़ा कि 30 रुपए ही था। तो अब आने वाले टाइम पे एक महीने के अंदर 60 रुपए तक प्राइस पहुंच जाती है तो क्या कर दिया जाएगा। अब इन दोनों में देखो 70 और 60, तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन आ जाएगी, जो भी कम से कम है, तो 60 यहां पे कम से कम है ना, तो भी आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर में स्टॉक लिमिट इंपोज कर दी जाएगी कि भाई अब आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो। समझ गए? अब देखो इसके अंदर पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल स्टफ की बात करें। ये तो हो गया पेरिशेबल स्टफ, हॉर्टिकल्चर की बात हो गई, जो खराब हो जाते हैं, जैसे कोई भी सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए। ये अगर नॉन पेरिशेबल स्टफ की बात की जाए तो उसमें अगर 50% भी इंक्रीमेंट हो जाता ना, जैसे गेहूं है ना, वो बहुत लंबे समय तक अपन भी रखते हैं, पड़े भी रहते हैं तो खराब नहीं होते। तो गेहूं की प्राइस अगर देखें तो पिछले 12 महीनों में या 5 सालों में अगर अपन एवरेज निकाले 5 सालों का, वही सेम प्रोसेस यहां पे लगेगा। तो उसमें अगर प्राइस जो है वो 50% से ही इंक्रीज होती है तो भी कमोडिटीज एक्ट के अंडर में स्टॉक लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। तो नॉन पेरिशेबल में 50% प्राइस राइज होते हैं और पेरिशेबल में 100% प्राइस राइज होने के बाद में ये लिमिट जो है स्टॉकिंग की, कि आप अपने पास में कितना माल रॉ मटेरियल रख सकते हो, वो इंपोज होगा। ठीक है। अब इसमें फिर भी कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं
कि आप अगर कोई फूड चेन मतलब फूड प्रोसेसिंग में फूड प्रोसेसर का काम करते हो, या कहीं पे कोई एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, या कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका कोई रोल है, वहाँ पर ये लिमिट्स आपके अप्लाई नहीं होगी। ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। अब प्राइस ट्रिगर जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी को रिमूव करती है कि नहीं, कि भाई किस टाइम पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। पहले तो क्या था, क्लियरिटी ही नहीं थी। जैसे कि ये एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि पिछले 10 सालों में अगर अपन देखें तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बिना कोई एक तरीके से सर्टेनिटी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया है। जैसे ये ऑनियंस की बात करें, पल्सेस की बात करें, पल्सेस को 2006 से 2017 तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में डाला हुआ था, जबकि कोई रीज़न नहीं बताया, और क्यों ये अप्लाई किया गया बिल्कुल क्लियर नहीं था। दूसरा, राइस की बात करें तो 2008 से 2014 तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर में था, तो उसकी प्राइसेज और उसकी राइस की स्टॉकिंग को रेगुलेट किया जा रहा था। ऐसे ही एडिबल ऑयल्स के लिए भी किया जा रहा था। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आता है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ना, तो इस अनसर्टेनिटी को कि कब जाकर के किसी कमोडिटी को एसेंशियल डिक्लेयर किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है कि भाई ये क्राइटेरिया अगर ब्रीच होता है, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर ये क्राइटेरिया ब्रीच होता है तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर में आ जाएगी और उसकी होल्डिंग या स्टॉकिंग को कंट्रोल या रेगुलेट करना शुरू कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं ये अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों थी। देखो, 1955 का जो एक्ट था वो कब आया था, जब हमारे यहाँ पर ऑलरेडी फूड का क्राइसिस, देखो इंडिपेंडेंट हुआ ही था इंडिया, और जो ब्रिटिशर्स ने जितनी परेशानियों का कारण बने थे वो हमारे यहाँ पर उन सारी परेशानियों को हम हैंडल कर रहे थे। खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को हम क्या करना चाह रहे थे कि कंज्यूमर्स पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए। गरीबी बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ पे, ओके। फूड स्टफ़ था, उसका प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहा था। इवन हम इंपोर्ट किया करते थे, जैसे कि यूएसए से हम इंपोर्ट किया करते थे वीट, PL 480 प्रोग्राम के अंडर में। तो आप ये याद रखना कि PL 480 प्रोग्राम क्या था। तो वीट इंपोर्ट किया करते थे यूएसए से, और इतनी घटिया क्वालिटी के गेहूँ आते थे। मतलब मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे ताऊजी, वो मुझे बताते हैं कि बोला लाल कलर का गेहूँ आता था, और उसकी रोटी जो बनती थी ना, यूँ यहाँ से तोड़ना शुरू करो तो इतना लंबा रबर की तरह खिंच जाती थी, इतनी घटिया क्वालिटी का गेहूँ आया करता था। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो होता क्या है कि उस टाइम पे तो हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं था, इंपोर्ट करना था। तो अगर उस टाइम पे कोई होर्ड करे, कोई ब्लैक मार्केटिंग करे, तो वो तो समस्या का कारण था ना। इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया था 1955 में। पर अब अगर अपन देखें तो 1955 के कंपैरिजन में आज के टाइम पे जो हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, इवन एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। जैसे कि गेहूं का प्रोडक्शन है 10 मिलियन टन हुआ करता था 1955 के टाइम पे, ठीक है, जो आज बढ़ के 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, लगभग कितना, 10 मिलियन टन। इसी तरीके से अगर राइस की बात करें तो 25 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ करता था 1955-56 के टाइम पे, जो बढ़ के 110 मिलियन टन हो गया है, जो आप देख सकते हो लगभग 4 गुना इंक्रीमेंट हो गया है प्रोडक्शन में। ऐसे ही दालों की बात करें तो 10 मिलियन टन का जब दालों का उपज हुआ करती थी 1955-56 में, वो आज बढ़ के 25 मिलियन टन हो गई, जो लगभग 2.5 गुना है। तो आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। आज के टाइम पे हमें मार्केट को ओपन करने की ज़रूरत है। आज कंज्यूमर के पास में चॉइसेस हैं। आज इतनी ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है कि हम किसी से इंपोर्ट लें और वो भी घटिया क्वालिटी का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट करें, हमारी जनता को फीड करें, ठीक है। तो इसलिए एक अमेंडमेंट की ज़रूरत हमें थी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के क्या इम्पैक्ट होंगे अगर अपन देखें। देखो, जो की चेंजेस किए गए हैं वो हैं कि एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री किया गया है। लिमिटेशंस जो थी पहले, जिनमें कि कहीं ना कहीं परमिट की ज़रूरत होती है या फिर मंडियों के थ्रू ही वो बेच सकते थे, वो आज कहीं ना कहीं आज वहाँ उनसे हम स्विच कर रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माना था कमी का, स्कैरसिटी का, और आज हमारे पास है अबंडेंस, मतलब एक्सेस में पड़ा है। तो मार्केट में अगर फ्री करेंगे तो फार्मर्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, उनको एक मार्केट ओपन मिलेगा। दूसरी तरफ मूव जो है ये कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी
एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा। अभी तक क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जब अप्लाई हो जाता था ना, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सेज हो, कोई भी मतलब फूड स्टफ हो, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल जहाँ पे करती है ना, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपने आप बाहर निकल जाता है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करता है, जहाँ पर उनको लिबरल मार्केट मिले। एक जो हिडन हैंड होता है ना, एडम स्मिथ का आपने सुना होगा, वो जो चले कि अपने आप ही मतलब डिमांड सप्लाई अपने आप चलती रह रही हो, तो वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। तो उस चीज़ के लिए भी ये जो अमेंडमेंट है अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ओरिजिनली अगर अपन देखें तो हमने ध्यान दिया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया था कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए, और इलीगल ट्रेड की प्रैक्टिस जो होती थी, जैसे कि होर्डिंग हो गई या स्टॉकिंग हो गई या ब्लैक मार्केटिंग हो गई, उसको हमें कंट्रोल करना था। बट अब जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को लिबरेट करना है, जो किसान हैं उनको एक तरीके से ओपन मार्केट अवेलेबल कराना है। तो इस तरीके से जो सिचुएशन पहले हुआ करती थी ना, जहाँ पे हार्वेस्टिंग तक और हार्वेस्टिंग के बाद में सारी जो चीज़ें सिचुएशन हुआ करती थी, उन पे हम रेगुलेशन देखते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अब फ्री किया जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि फार्मर्स के पास में एक ओपन स्पेस मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट आएगा इसका कि प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट होगा, और दूसरी तरफ जो फार्मर्स हैं उनके पास में एग्रीकल्चर मार्केट थोड़ा सा ओपन मिलेगा उनको, कि अपने प्रोड्यूस को वो चाहे जहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ओपोजिशन ओपोज क्यों कर रही है, तो वो तो वही बात बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके के अमेंडमेंट लाकर तो आप होर्डिंग को अलाउ करोगे, लोग जो हैं ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। बट जो अपन ने सिनेरियो देखा ना कि गवर्नमेंट के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो भी अपने को कंसिडर करने की ज़रूरत है। बट पॉइंट ये है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो फार्मर्स हैं एक तरफ, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स हैं, और तीसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट में आप लेके आओगे प्राइवेट सेक्टर, उन सबके इंटरेस्ट वायलेट नहीं होने चाहिए। इन एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तब जा करके ये जो एनविसाज किया हुआ टारगेट है ना, वो अपन अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है। एक्सप्लेन पेज में ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। थैंक यू।